प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान JP नड्डा जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती किरण खैर जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्रीमान BP शर्मा जी, PGI के निर्देशक डॉक्टर योगेश चावला जी, PGI के डीन प्रोफेसर सविता मल्होत्रा जी, आज जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसे सभी पदक विजेता और डिग्री प्राप्त करने वाले साथियों, उपस्थित सभी महानुभाव एवं सन्नारियों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर कहने के बाद बहुत कम ध्यान में आता है, लेकिन 9/11 कहने के बाद तुरंत याद आता है कि इतिहास में 9/11 तारीख किस रूप में अंकित हुई है। यही 9/11 है कि जिस दिन मानवता को ध्वस्त करने का एक हीन प्रयास हुआ, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और वही 9/11 है आज कि जहां PGI से वो नौजवान समाज में कदम रख रहे हैं जो औरों की जिंदगी बचाने के लिए जूझने वाले हैं। मारना बहुत सरल होता है, लेकिन किसी को जिंदा रखना पूरा जीवन खपा देना पड़ता है। और उस अर्थ में आपके जीवन में भी आज ये 9/11 का एक विशेष महत्व बनता है। इतिहास के झरोखे में 9/11 का और भी एक महात्म्य है। 1893, करीब 120 साल पहले, इसी देश का एक महापुरुष अमेरिका की धरती पर गया था, और 9/11 को शिकागो की धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद ने अपना उद्बोधन किया था, और उस उद्बोधन का परम था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उस एक शब्द ने, उस एक वाक्य ने पूरे सभागृह को लंबे अरसे तक तालियों से गूंजने के लिए मजबूर कर दिया था। उस एक पल ने पूरी मानवता को बंधुता में जोड़ने का एक एहसास कराया था। वो एक घोष वाक्य से मानवता के साथ हर मानवीय जीवन किस प्रकार की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, उसका संदेश था। लेकिन 9/11 1893 स्वामी विवेकानंद का संदेश अगर दुनिया ने माना होता, दुनिया ने स्वीकार किया होता, तो शायद वो जो दूसरा 9/11 हुआ वो न होता। और उस परिप्रेक्ष्य में आज 9/11 को चंडीगढ़ PGI में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे आने का अवसर मिला है। मैं PGI से भली भांति परिचित हूँ, बहुत बार यहाँ आया करता था। कोई न कोई हमारे परिचित लोग बीमार होते थे तो मुझे मिलने आना होता था, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक यहीं चंडीगढ़ में रहा, मेरा कार्यक्षेत्र रहा, और इसलिए मैं भली भांति PGI से परिचित रहा हूँ।
आज आपने समारोह में देखा होगा, जो पहले कभी नहीं देखा होगा, सरकारी स्कूल के अंडर प्रिविलेज कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं। मैंने एक आग्रह रखा है कि जहाँ भी मुझे कॉन्वोकेशन में जाने का अवसर मिलता है तो मैं आग्रह करता हूँ कि उस शहर के गरीब बस्ती के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को ला करके इस कार्यक्रम के साक्षी बनाइए। ये दृश्य जब देखेंगे तो उनके भीतर एक एस्पिरेशन जगता है, उनके भीतर भी एक विश्वास पैदा होता है, यार कभी हम भी यहाँ हो सकते हैं। तो ये दीक्षांत समारोह में दो चीज है। एक, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करके जीवन के एक नए क्षेत्र में कदम रखना है वो है, और दूसरे वो हैं जो आज इस कदमों पर चलने का कोई संकल्प लेकर के शायद ये दृश्य देख करके यहाँ से जाएंगे। एक शिक्षक जितना नहीं सिखा सकता है, उससे ज़्यादा एक दृश्य मन में अंकित होता है और किसी की ज़िंदगी को बदलने का कारण बन सकता है। और उस अर्थ में मेरा आग्रह रहता है, कैसे हमारे गरीब परिवार के बच्चे भी ऐसे समारोह में साक्षी हो। और उसी के तहत मैं पीजीआई का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया और इन छोटे छोटे बालकों को आज इस समारोह के साक्षी बनाने का अवसर दिया। एक अर्थ में आज के समारोह के ये मुख्य अतिथि हैं। वे हमारे रियल चीफ गेस्ट हैं। जब दीक्षांत समारोह हो रहा है तो मैं दो और शब्दों का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब ये दीक्षांत समारोह होता है तो कहीं हमारे मन में ये भाव तो नहीं होता है कि शिक्षांत समारोह है, कहीं ये भाव तो नहीं होता है कि विद्यांत समारोह है। अगर हमारे मन में ये भाव उठता है कि शिक्षांत समारोह या विद्यांत समारोह है तो ये सही अर्थ में दीक्षांत समारोह नहीं है। ये शिक्षांत समारोह नहीं है, यहां शिक्षा का अंत नहीं होता है। ये विद्यांत समारोह नहीं है, ये विद्यार्थी की उपासना का अंतकाल ये नहीं है। ये दीक्षांत समारोह है। हमारे मानवीय इतिहास की ओर अगर नजर करें तो ऐसा ध्यान में आता है कि सबसे पहला दीक्षांत समारोह कई 2500 वर्ष पहले हुआ, ऐसा लिखित उल्लेख प्राप्त होता है। 2500 वर्ष पुरानी ये परंपरा है। तैत्तिरीय उपनिषद में सबसे पहले दीक्षांत समारोह की चर्चा है, यानी ये घटना 2500 वर्ष से चली आ रही है और इसी धरती से ये संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। जब दीक्षांत समारोह होता है तब कुछ पल तो लगता है, हाँ चलो यार बहुत हो गया। कितने दिन पोस्टमार्टम रूम में निकालते थे, वो कैसे दिन थे, चलो अब छुट्टी हो गई। पता नहीं लेबोरेटरी में कितना टाइम जाता था और पता नहीं हमारे साहब भी इतना परेशान करते थे, रात रात को ड्यूटी पे बुला लेते थे। पेशेंट को खांसी भी नहीं होती थी लेकिन उठाते थे, चलो देखो जरा क्या हुआ है। आपको लगता होगा कि सब परेशानियों से मुक्ति हो गई। हकीकत में
जो आपने सीखा है, समझा है, पाया है, अनुभव किया है, उसे अब कसौटी पर कसने का सच्चा वक्त प्रारंभ होता है। किसी अध्यापक के द्वारा आपकी कही गई कसौटी और उसके कारण मिले हुए मार्क्स, उसके कारण मिला हुआ प्रमाण पत्र और उसके कारण जीवन यापन के लिए खुला हुआ रास्ता, वहीं से बात समाप्त नहीं होती है। बात एक प्रकार से शुरू होती है कि अब हर पल कसौटी शुरू होती है। पहले आप पेशेंट को देखते थे तो एक स्टूडेंट के रूप में पेशेंट कम नजर आता था, सिलेबस ज़्यादा याद आता था कि किताब में लिखा था कि इतना पल्स रेट है तो ऐसा होता है, तो हमें वो पेशेंट भी याद नहीं आता था, उसकी पल्स भी ध्यान में नहीं रहती थी। लेकिन टीचर ने जो बताया गया, यार इसका कैसा है ज़रा देखो, तो फिर किताब देखते थे उसकी पल्स का जो हो, लेकिन हम किताब देखते हैं यार क्या हुआ। यानी हमने उसी प्रकार से अपने समय को बिताया है। लेकिन अब जब पेशेंट की पल्स पकड़ते हैं तब किताब ध्यान में नहीं आती है। एक जिंदा इंसान आपके सामने बैठा होता है, पल्स रेट ऊपर नीचे हुआ तो आपकी धड़कन भी ऊपर नीचे हो जाती है, इतनी एकात्मता जुड़ जाती है। किताब से निकल करके जिंदगी से जुड़ने का अवसर आज से प्रारंभ होता है। और आप डॉक्टर हैं, आप मैकेनिक नहीं हैं। एक मैकेनिक का भी कारोबार पुर्जों के साथ होता है, आजकल डॉक्टर का भी कारोबार पुर्जों के साथ ही होता है। सारे स्पेयर पार्ट का उसको पता होता है। टेक्नोलॉजी ने हर स्पेयर पार्ट का काम क्या है वो भी बता दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एक मशीन के साथ कारोबार नहीं करते हैं, एक जिंदा इंसान के साथ करते हैं। और इसलिए सिर्फ ज्ञान इनफ नहीं होता है, हर पुर्जे के संबंध में, उसके काम के संबंध में, उसके आई हुई कठिनाइयों का संबंध में सिर्फ ज्ञान होना सफिशिएंट नहीं होता है। हमारे लिए आवश्यक होता है मानवीय संवेदनाओं का सेतु जोड़ना। आप देखना, सफल डॉक्टरों का जरा हिस्ट्री देखिए। बीमारी को फोकस करने वाले डॉक्टर बहुत कम सफल होते हैं, लेकिन बीमार पर फोकस करने वाले डॉक्टर ज्यादा सफल होते हैं। जो बीमारी में सटा हुआ है, जो सिर्फ बीमारी को एड्रेस करता है, वो न पेशेंट को ठीक कर पाता है और न ही अपने जीवन को सफल कर सकता है। लेकिन जो बीमार को एड्रेस करता है, उसकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को एड्रेस करता है, उसके अवस्था को सोचता है। गरीब से गरीब पेशेंट आ गया, पता है पेमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर डॉक्टर ने एक बीमार को देखा, बीमारी को बाद में देखा, तो आप देखना कि 20 साल के बाद भी वो गरीब पेशेंट मजदूरी करके डॉक्टर के घर वापिस आके अपना कर्ज चुका देगा। क्यों? क्योंकि आपने बीमारी को नहीं, बीमार को अपना बना लिया था। और एक बार बीमार को अगर हम अपना बना लेते हैं तो उसकी बीमारी को जाने का कारण भी बहुत बन जाता है। आजकल मेडिकल साइंस एक प्रकार से टेक्नोलॉजी से ओवरपावर्ड है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेडिकल साइंस है। आज कोई डॉक्टर बीमार व्यक्ति आ जाए तो देख करके 4 सवाल पूछ करके दवाई नहीं देता है। वो कहता है जाओ पहले लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवाओ, यूरिन टेस्ट करवाओ। सारी टेक्नोलॉजी उसके सर चीर फाड़ करके चीज़ें छोड़ करके कागज़ पे आपको डाल दे, तो फिर आप तय कहता अच्छा ऐसा करो, वो वाली लाल वाली दवाई दे दो या नीली वाली दे दो, ये दे दो, आपने कंपाउंडर के बता देते हैं। यानी डॉक्टर को निर्णय करने का इतनी सुविधा बन गई है, उसको इतनी चीज़ें उपलब्ध है और थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस उसको एक्सपर्टाइज की ओर ले जाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। और जब मैं सुनता हूं कि पीजीआई एक डिजिटल इनिशिएटिव वाला इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब आप मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए परिचित डॉक्टर हैं। और अगर आप मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए परिचित डॉक्टर हैं तो आपके लिए अब उस पेशेंट को समझना, उसकी बीमारी को समझना, उस बीमारी को ठीक करने के रास्ते तय करना, टेक्नोलॉजी आपको मदद करती है। ये जो बदलाव आया है
वो बदलाव पूरे मेडिकल साइंस पर किस प्रकार से बदलाव आए। और मुझे विश्वास है कि हाँ, जो शिक्षा दीक्षा आपने पाई है, हम ये भी समझें कि हम डॉक्टर बन गए। हमें डॉक्टर किसने बनाया? इसलिए बने कि हमारा दिमाग बहुत तेज था, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए थे, उस समय हमारा कोचिंग बहुत बढ़िया हुआ था, इसलिए हम डॉक्टर बन गए। हम इसलिए डॉक्टर बन गए कि 5 साल 7 साल जो भी बिताना था बहुत ढंग से बिताया, इसलिए डॉक्टर बन गए। अगर ये हम सोचते हैं तो शायद हम अधूरे सोच के हैं, हमारे ख्यालात अपूर्ण है। हमें डॉक्टर बनाने में एक वार्ड बॉय का भी रोल रहा होगा। हमें डॉक्टर बनाने में एग्जाम के समय देर रात किसी पेड़ के नीचे चाय बेचने वाले पास जाकर के कहा होगा कि यार रात को देर तक पढ़ना है, देखो यार उठ जाओ यार, चाय बना दो। उसने कहा होगा यार ठंड बहुत है साहब, सोने दीजिए ने। आपने कहा होगा नहीं नहीं यार चाय बना दे, कल एग्जाम है। और उस गरीब आदमी पेड़ के नीचे सोए हुए व्यक्ति ने उठ करके रात को चाय बनाई होगी, आपको चाय पिलाई होगी, और आपने रात को फिर 2 घंटे पढ़ाई की होगी और फिर दूसरे दिन एग्जाम दिए होंगे और कुछ मार्क पाए होंगे। क्या उस चाय वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? और इसलिए हम जो कुछ भी बनते हैं हमारी अपनी बदौलत नहीं बनते हैं। हर प्रकार के समाज के लोगों का कुछ न कुछ योगदान होता है। हर किसी ने हमारे जीवन को बदल लाने में कोई न कोई रोल अदा किया होता है। मतलब ये हुआ कि हम सरकार के कारण डॉक्टर नहीं बने हैं, हम समाज के कारण बने हैं, और समाज का ऋण ये चुकता करना हमारा दायित्व बनता है। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके पासपोर्ट तैयार होंगे, बहुत लोग होंगे जो शायद वीजा की एप्लीकेशन करके आए होंगे, लेकिन ये देश हमारा है। आज हम जो कुछ भी हैं, किसी न किसी गरीब के हक की कोई चीज उससे लेकर के हमें दी गई होगी, तभी तो हम यहां पहुंचे हैं। और इसलिए जीवन में कोई भी निर्णय करें, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि मेरे जीवन का निर्णय या मेरी सरकार का कोई भी निर्णय सही है या गलत है, अगर मैं उलझन में हूं तो मैं एक बार पल भर के लिए समाज के आखिरी इंसान को जरा याद कर लूं, अपने चेहरा उसका स्मरण कर लूं और तय करूं कि मैं जो कर रहा हूं उसके भलाई में है कि नहीं है, आपका निर्णय सही हो जाएगा। मैं भी आपसे आज यही आग्रह करूंगा दीक्षांत समारोह में। आप एक जीवन की बड़ी जिम्मेवारी लेने जा रहे हो, लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था से जुड़े हो, एक आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हो कि जहां आज के बाद आप सिर्फ अपने जीवन का निर्णय नहीं करते हैं, आप समाज जीवन की भी जिम्मेदारी उठाने का एक निर्णय कर रहे हो। और इसलिए आप भी जब जीवन में कभी उलझन में हो, कभी निर्णय करने के अवसर आए कि ये करूं या वो करूं, पल भर के लिए कोई न कोई गरीब ने आपकी जिंदगी बनाने में रोल प्ले किया हो, किसी ने आपकी चिंता की हो, आपके कारण कोई न कोई काम किया हो, जरा पल भर उसको याद कर लीजिए और आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अपने आप फैसला हो जाएगा। और अगर ये निर्णय की प्रक्रिया रही तो हिंदुस्तान को कभी कठिनाइयां से गुजारने का अवसर नहीं आएगा। हमारे देश में हम परंपरागत रूप से होलिस्टिक हेल्थ केयर का जमाना है। होलिस्टिक हेल्थ केयर का परंपरागत रूप से, अचानक आवाज पड़ गई, इसको कोई ठीक कर लीजिए। हाँ, आप शायद परंपरागत रूप से आज दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है होलिस्टिक हेल्थ केयर का, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का। उसकी ओर लोग कॉन्शियस होते रहे। आप देखिए, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। कोई कल्पना कर सकता है कि यूनाइटेड नेशन के इतिहास में
सभी 193 कंट्रीज जिसका समर्थन करें, 177 कंट्री दुनिया के को स्पॉन्सर बने और 100 दिन के भीतर भीतर यूएन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का निर्णय हो जाए, ये पूरे यूएन के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि पूरा विश्व मेडिकल साइंस से भी कुछ और मांग रहा है। दवाइयों से गुजारा करने के बजाय वो अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करने लगा है। जन मन बदल रहा है। इलनेस को एड्रेस करने का जमाना चला गया, वेलनेस को एड्रेस करने का वक्त आ चुका है। हम इलनेस को एड्रेस करेंगे कि वेलनेस को एड्रेस करेंगे? अब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ इलनेस नहीं, हम वेलनेस के लिए एड्रेस करें, हम वेलबीइंग के लिए करेंगे। और जब ये फर्क हम समझेंगे, तब लोगों में योगा की तरफ आकर्षण क्यों बढ़ा है उसका हमें परिचय होगा, उसका हमें अंदाज आएगा। और उस अर्थ में योगा के द्वारा विश्व प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, होलिस्टिक हेल्थ केयर, वेलनेस की तरफ जाना, उसकी ओर एक कदम चल रहा है। कभी कभी मुझे लगता है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे लगता है सफल फिजियोथेरेपिस्ट होने के लिए अच्छे योग टीचर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा आपकी फिजियोथेरेपी और योग की एक्टिविटी, इतनी परफेक्ट सिमिलैरिटी इसमें है कि अगर जो फिजियोथेरेपी कोर्सेज करते हैं उसके साथ साथ अगर वो योगा एक्सपर्ट भी बनता जाए तो शायद वो द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वो दवाइयों से मुक्ति चाहता है, वो साइड इफेक्ट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है, वो इलनेस के चक्कर से बच करके वेलनेस की दिशा में जाना चाहता है। और इसलिए हमारे पूरे हेल्थ सेक्टर ने इन बातों को ध्यान में रख करके ही अपनी आगे की नीतियां और रणनीतियां बनानी होगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा ये संभव होगा। मैं आशा करता हूं कि आज इस दीक्षांत समारोह से निकलने वाले सभी महानुभाव जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया, उनको मेरी तरफ से विशेष बधाई देता हूं। कुछ लोग हो सकता है इस सारे प्रक्रिया से रह गए होंगे। मैं उनको कहता हूं कि निराश होने का कोई कारण नहीं होता है। कभी कभी विफलता भी सफलता के लिए एक अच्छा शिक्षक बन जाती है। और इसलिए जिन्होंने सोचा होगा कि ये पाना है, बनना है, कुछ रह गए होंगे, उन्होंने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिन्होंने आज सफलता पाई है और जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का जिनको अवसर मिला है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप उस पद पर हैं जहां से आपको सिर्फ पेशेंट की नहीं, आने वाले दिनों में विद्यार्थियों को भी तैयार करने का मौका मिले, उस स्थान पर आप प्राप्त हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा एक संवेदनशील डॉक्टर तैयार हो, आपके द्वारा ये पूरा हेल्थ सेक्टर, क्योंकि सामान्य मानवी के लिए भगवान का दृश्य रूप जो है ना, वो डॉक्टर होता है। सामान्य मानवी डॉक्टर को भगवान मानता है। उसने भगवान देखा नहीं, लेकिन किसी ने जिंदगी बचा ली तो मानता है कि यही मेरा भगवान है। आप कल्पना करिए कि आप उस क्षेत्र में हैं जहां सामान्य मानवी आपको भगवान के रूप में देखता है, और वही आपकी प्रेरणा है, वही आपके जीवन को दौड़ाने के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है। उस ऊर्जा की ओर हम ध्यान देकर के आगे बढ़ें, यही मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।